रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, आज मैं यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ साइकोलॉजी। तो पहले का आपको खुद देखना है कि आप कैसे कवर कवर। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी रहती है आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए और ऑल दैट करिए, लेकिन टेलीग्राम पर, या फिर आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। देखिए, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी का अर्थ होता है साइको प्लस लॉजी। साइकी का मतलब होता है आप ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश करें। ठीक है, और जब आप उससे जुड़ी हुई नॉलेज, उससे जुड़ा हुआ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। So psychology means the knowledge related to the human behavior, human mind, human soul. और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो ह्यूमन कौन होता है आपके लिए, जिसका आपको माइंड, बिहेवियर, सोल को स्टडी करना होता है, वो कौन होता है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो ह्यूमन कौन होता है? क्या कहोगे आप उस ह्यूमन को? युपेश, साक्षी, प्रतिष्ठा, दीप्ति, सैमी, सुयोग। उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जिसको आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पढ़ना चाहते हैं? बताइए, बेसिक सवाल है, बहुत ही आसान सा। व्हाट डू वी कॉल दैट पर्सन एज? गुड जॉब एवरीबॉडी। तो जिस इंसान को आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब आप एजुकेशन से जुड़े हुए सारे कंटेंट को क्लब कर देते हो साइकोलॉजी के साथ, यानी शिक्षा, एजुकेशन में शिक्षा साथ। तो शिक्षा में जुड़े हुए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो स्टूडेंट है उसके ह्यूमन बिहेवियर को, उसके माइंड को, उसके कॉग्निशन को, उसके आईक्यू को, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब समझते हुए आप पूरी एजुकेशन सिस्टम की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रेडी करते हो, उसको बोला जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जहां पर आपका फोकस होता है स्टूडेंट पर कि कैसे इसको हर चीज समझ आए, इसके डाउट्स क्लियर हो, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस तरह से इसको पढ़ाया जाए कि इसकी नॉलेज गेनिंग, एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस डेवलप हो और ये आगे चल के एक अच्छा इंसान भी बने। तो यहाँ पर आप इस बच्चे के सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कवर करते हो। ये सब आपको कौन सिखाता है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? जहां पर आप साइकोलॉजी को यूज करते हो इन द फील्ड ऑफ टीचिंग लर्निंग, खास तौर पर अपने स्टूडेंट्स, कि किस तरह से आपने अपने स्टूडेंट को पढ़ाना है कि उसकी नॉलेज, कंसेप्ट क्लैरिटी हो और वो आगे चल के एक सक्सेसफुल सिटीजन बने, एक मैच्योर इंडिविजुअल बने। तो साइकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट जब हम एजुकेशन में लगाते हैं उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा। एंड जब आप साइकोलॉजी से जुड़े हुए चेंजेस लाते हो एजुकेशन में, तो एक तरफ हो गया। अब एजुकेशन कैसे कंट्रीब्यूट करता है साइकोलॉजी? तो एजुकेशन साइकोलॉजी को बताता है कि ये समस्या मुझे आ रही है बच्चे की पर्सनालिटी रिलेटेड, बच्चे की आईक्यू रिलेटेड, बच्चे की क्रिएटिविटी रिलेटेड, उसमें साइकोलॉजी आपको नई थ्योरीज, लॉज ढूंढने में हेल्प करता है, जिससे कि ह्यूमन बिहेवियर को और बेटर तरीके से समझा जाए। लेकिन वो एरियाज कौन बताता है? वो एरियाज आपको एजुकेशन बताता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? कोई भी डाउट किसी को?
हाँ, बस एक बार नहीं, और दो बस। कोई डाउट किसी को? क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो साइकोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस हुई, जो हर ब्रांच आपको अलग तरीके से बच्चे को समझना चाहता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कल इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी था। क्या हर इंसान का एक ही नजरिया था? सबका एक लक्ष्य था कि कब हमारा हो। लेकिन कुछ लोग उस मैच को एंजॉय करते थे, कुछ लोग उस मैच को नहीं एंजॉय करते थे, लेकिन दोनों को ही कब तो चाहिए था। कुछ लोगों ने मैच खत्म होने के बाद डांस करा, कुछ लोगों ने मैच खत्म होने के बाद सो गए, लेकिन दोनों को ही कप तो चाहिए था। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे कि आज हम शाम को फ्री बैठेंगे क्योंकि हमने मैच देखना है। कुछ लोगों का नॉर्मल डेली शेड्यूल था, बट दोनों को ये था कि इंडिया जीत जाए। अब एक व्यक्ति जो लेबर है, वो रात को हो सकता है नाइट शिफ्ट कर रहा हो, बट उसके मन में होगा कि मुझे कब चाहिए। बट हो सकता है कोई इंसान अपनी नौकरी से छुट्टी लेके स्पेशल मैच देखने गया। कुछ टीवी पे देख रहे थे, कुछ दुबई में स्टेडियम में बैठ के देख रहे थे। मकसद सबका एक है कि मेरा स्टूडेंट सक्सेस। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए कोई बच्चे के ब्रेन पर फोकस करता है, कोई बच्चे के बिहेवियर पे फोकस करता है, कोई बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे फोकस करता है, कोई बच्चे की सोशल स्किल्स पर फोकस करता है। बट द फैक्ट इज हर कोई यही चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो आगे चल के सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। क्लियर? इसी रीजन से देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कूल्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी। क्लियर हुई ये बात सबको? ठीक है, तो पहला जो स्कूल आता है वो आता है स्ट्रक्चरलिज्म का, संरचना का। ये स्कूल क्या कहता है, जैसा कि आप इस डायग्राम को देख रहे हो, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर है। आप सबको पता है ना, हमारे 3 डोमेन्स होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ये तो सबको मालूम है ना। तो कॉग्निटिव डोमेन में हम सबको भगवान ने ब्रेन दिया, मस्तिष्क। इसकी संरचना कैसी है, कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कि कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। सेरेबेलम है, बैसिला, एंजिला है, देन यू हैव सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कौन कौन से। सो यहाँ पर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड और ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। और ये साइकोलॉजी का सबसे पहला स्कूल था, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरलिज्म, गिवन बाय विलियम। बट हैरानगी की बात थी कि पेपर में एडवर्ड टिचनर का नाम था। एडवर्ड टिचनर जो है वो स्टूडेंट थे विलियम वुड के, इसलिए इनका नाम भी स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल के साथ आता है। विलियम वुड वही पहले शख्स है जिन्होंने साइकोलॉजी में सबसे पहली बार लैब का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जर्मनी। सबसे पहली लैब इन्हीं के द्वारा दी गई थी, लिप्सिक में, जर्मनी। एंड स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल इंट्रोस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करता है बिहेवियर को समझने के लिए। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे रात में सोने से पहले आप खुद से बातें करते हैं, क्या क्या मैंने सही करा, क्या मैंने गलत करा, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे मैम को बंदा नहीं बोलना चाहिए था, या मैम को मेरे बारे में अपनी सोचूंगी। जब प्रयोग आप अपने ब्रेन में अलग अलग कहानियां बनाकर आपस में अपने आप से बातचीत करते हैं। So this is called as introspection. तो सबसे पहला स्कूल स्ट्रक्चरलिज्म, सबसे पहला मेथड इंट्रोस्पेक्शन, सबसे ओल्डेस्ट मेथड इंट्रोस्पेक्शन। किसने दिया? विलियम वुड ने टिचनर के साथ किया। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं? चलो आगे। दूसरा स्कूल है फंक्शनलिज्म। अब आपको ये तो पता लग गया मेरे ब्रेन के ये पार्ट है, ए बी सी डी ई एफ। अब आप ये जानने की कोशिश करोगे ना रुपेश कि हर पार्ट का क्या कार्य है, क्या फंक्शन है। आपने गाड़ी तो खरीदी, अभी आप ये जानने की तो कोशिश करोगे ना कि यहाँ पर एफएम कैसे चलता है, यहाँ पर इंजन में तेल कहाँ डलता है, यहाँ पर ये बाहर से पॉल्यूशन निकलने के लिए है, यहाँ पर आपका बोनेट है, बोनेट में कौन कौन सी मशीन लगी हुई है, ठीक है। गियर बॉक्स कैसे है, गियर बॉक्स में कितने गियर हैं, ऑटोमेटिक है, न्यूट्रल है। यानी अब आपने सारे पार्ट्स के फंक्शंस जानने की कोशिश तो करोगे ना। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पर ये बेस्ड है, जहां पर आप हर एक पार्ट से जुड़ा हुआ उसका क्या फंक्शन है उस पर कि अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं वो कहाँ स्टोर होती है, कहाँ से हम उसको रिकॉल कर सकते हैं, प्राणी को कैसे मोटिवेट प्रेरित किया जाए। तो ये 20वीं सदी की इन्वेंशन था ये स्कूल, जहां पर विलियम जेम्स और जॉन डुई आता है। विलियम जेम्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ। तो चार्ल्स डार्विन कहते हैं ना कि खुद के लिए एफर्ट्स करो, फंक्शंस करो। तो एफर्ट्स फंक्शनिज्म की बात डार्विन से किया। कोई डाउट किसी को? भाई देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूँ, बहुत ही सेंस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए कभी आप लोग कंप्लेन करते हो कि खड़े होके पढ़ाती है, कभी आप लोग बोलते हो बैठ के पढ़ाती है। देखो मैं एक ही इंसान हूँ, मेरा एक ही यही शरीर है। आप में से आधे लोग एक्सपेक्ट करते हैं ये खड़ी हो जाए और आधे लोग बोलते हैं ये बैठ जाए। कभी आपने एज ए टीचर की नजर से देखा आई रियली डोंट फील कनेक्टेड विद एनीवन ऑन, जबकि आप मेरे बाकी बैचेस में जाके देखेंगे आई हैव नेवर सीन सच डिसरिस्पेक्टफुल स्टूडेंट्स लाइक यू। आई डोंट नो, आई वोंट कॉल आउट दोस नेम्स, बट आप खुद सोचिए एक ही मैम के लिए अगर आप 4 तरह के फीडबैक देंगे कि खड़ी हो जाए, ये बैठ जाए, ये ऊपर चली जाए, ये नीचे आ जाए, तो आप भी समझिए कि मैं एक ही हूँ। आप लोग पहले आपस में डिसाइड कर लो आप मुझे खड़ा करना चाहते हो, मुझे बिठाना है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोग बोलते हो कि मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम है, बट मेरे ऑडियो में अगर प्रॉब्लम होता तो वो सबके लिए होता। So you can't say this, she does not know how to use the audio, she does not know how to do like this or that. I really feel bad and I really don't feel connected, you know, because of such things with you. हम यहाँ पर अगर आपको कुछ 4 चीजें और भी बेटर तरीके से एक्सप्लेन करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सिर्फ नेगेटिविटी देते हो, यू आर जस्ट गिविंग नेगेटिविटी टू मी। तो एज ए टीचर हम लोगों को भी मतलब आई मीन हम लोग भी ह्यूमन हैं। आप सोचिए कि हमेशा एट टाइम्स मेरे पास मैसेज आ रहा होता है आप खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए, आप हिंदी लिख लीजिए, आप इंग्लिश लिख लीजिए, आप उर्दू लिख लीजिए। इट फील्स वेरी बैड, मतलब क्या बोलूं। बस मैं आपको एक ही लाइन बोल सकती हूँ, मे गॉड गिव यू व्हाटएवर यू आर गिविंग टू मी इन रिटर्न। एक दिन आप ही टीचर बैठ बनेंगे, आप मेरी जगह पे बैठेंगे और आपको वो सब वापसी जरूर मिले जो आप मुझे देते। So that you will feel that pleasure, you will feel that pain. It is totally up to you, you are giving me the pleasure or the pain, but the fact is you will get that in return. तब आपको रियलाइज होगा कि टीचर बनना कितना मुश्किल काम है। बस I can say only one thing to you, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चरलिज्म जिसको आप संरचना कहते हो, फंक्शनलिज्म जिसको आप कार्य कहते हो। लाइक आई टोल्ड यू, यू हैव बॉट अ कार। अब आप कार के सिर्फ पार्ट्स जानते हो, अच्छा ये इसका मिरर है, ये इसका डोर है, ये इसका इंजन है, ये इसका गियर बॉक्स है। दिस इज स्ट्रक्चरलिज्म, संरचना, ठीक है। और फंक्शनलिज्म है कि ये वर्क कैसे करता है। ये स्टीयरिंग है तो गियर आगे डालने से क्या होता है, एक्सीलेटर पे पैर रखकर रेस लेनी पड़ती है, रेस से स्पीड बढ़ती है, स्पीड से पेट्रोल जल्दी जल्दी लगता है, ठीक है, जिससे कि गाड़ी तेज हो। तो ये हो गया आपका फंक्शन। तो ये पहला स्कूल था और यही से ओल्डेस्ट मेथड है जिसको आप इंट्रोस्पेक्शन, ये ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का। ये भी आपके पेपर का एक क्वेश्चन, ठीक है। और फंक्शनलिज्म कहता है कि आप अवेयर हो रहे हो, अरे मेरे दिमाग में ये सारी चीजें हैं, इनकी क्या क्या वर्क है, क्या क्या कार्य है।
तो आप उन सब के बारे में अवेयर होते हो, उन्हें जानने की कोशिश करते हो। दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनलिस्ट स्कूल, जो कि आपका विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब तीसरा जो स्कूल आता है वो है आपका, अब कोई सीक्वेंस नहीं है जो आपको रटना है, ठीक है, पहले दो स्कूल्स आपको बता दीजिए, क्योंकि इसके बाद जो स्कूल्स है वो सारे आपस में साथ साथ आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, मैं आपको पहले कॉग्निटिव स्कूल पढ़ा रही हूँ, जो कि बिहेवियरिस्टिक बताना था। कॉग्निटिव क्यों? क्योंकि चीजों को आप साथ साथ जल्दी समझ जाओ। अब आपको ये पता लग गया मेरी गाड़ी के पार्ट्स कौन कौन से, और आपको ये पता लग गया मेरी गाड़ी के पार्ट्स आपस में कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये चिमनी है, ये पेट्रोल बॉक्स, लेकिन अब आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि सब लोग मिलकर कैसे काम करते हैं। अब ये ब्रेन है, ब्रेन के ये पार्ट्स है, स्ट्रक्चरलिज्म। अब आपका जो नीचे का पार्ट है, अपर पार्ट है, साइड का पार्ट है, इनका क्या काम है आपको पता नहीं। लेकिन सोचने वाली बात तो है ये आपस में मिलकर कैसे काम करते हैं। अब मेरे ब्रेन में कोई मैसेज आया, उसको मेरी नेक से मेरा स्पाइनल कॉर्ड लेकर आया, यानी यहां से मैसेज गया, ये स्पाइनल कॉर्ड वायर्स का काम करता है। यानी आपके मन में ये तो सवाल आएगा ना कि अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ, वो मेरे ब्रेन में जा रही है, लेकर कौन जा रहा है, उसके बाद ब्रेन उसका मीनिंग निकाल रहा है, फिर उसको रिस्पॉन्स टाइप है। तो जहां पर आपका ब्रेन पूरी तरह मिलकर काम करता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसको बोलते हैं पूरा ब्रेन, पूरा हेड वर्क। दैट इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव स्किल, गिवन बाय हर्मन एबिंगस, जीनी। क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट? स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर की बात करता है, ठीक है, हाउ इज योर ब्रेन यूनिक, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन, दैट। क्लियर? थम्स अप टू एवरीबॉडी। फिर आता है आपका बिहेवियरिस्टिक। बिहेवियरिस्टिक का मतलब होता है व्यवहार। इसका कीवर्ड क्या है बेटा? आज याद रख लो, सारी जिंदगी में तुम्हें दिक्कत है। ऑब्जर्वेबल, जिसको आप देख सकते हैं। स्कूल की खास बात ही यही है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपने देखा कि एक ये शॉप है, इससे सब लोग शॉपिंग करते हैं, और एक ये शॉप है, इससे सिर्फ 2 या 3 लोग शॉपिंग करते हैं, आप इस पर जाओगे ना, क्योंकि आप बोलोगे मम्मी सब लोग बोलते हैं इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, मम्मी सब लोग बोलते हैं बैडमिंटन के कपड़े बहुत अच्छे हैं, मम्मी एक बार तो चल जाओ, बस एक बार चल जाओ। यानी जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हो, बाहर से चिल्ला रहे हो, हर किसी को अब्यूज कर रहे हो, गुस्से से बोल रहे हो, सामने वाला यही जज करेगा कि आप गुस्से वाले इंसान हो, कोई आपके अंदर को नहीं खींचे। अगर आप रोज तैयार होके मेकअप करके अपने पोस्ट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, हर कोई बोलेगा बहुत सुंदर है, कोई आपके घर आकर आपके रियल फेस को चेक नहीं करता। मार्केट में जो दिख रहा है वो बिक रहा है, यानी ये सिर्फ आपके ऑब्जर्वेबल व्यवहार पर बिलीव। आपको गुड बॉय बैड बॉय जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जिसको आप देख भी सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। सो इट बिलीव्स ओनली इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ओवर्ट बिहेवियर में बिलीव नहीं करता। ये सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर में बिलीव करता है, जो प्रत्यक्ष है सामने। क्लियर है? फिर आता है आपका गेस्टॉल स्कूल, जो बिलीव करता है एज अ फूड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको पूछा ये क्या है, क्या है ये, आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस? क्या बोलोगे? क्या है बताओ?
आप लोगों ने कहा एक शेप्स है, ट्रायंगल और क्रॉस, है ना, यही कहा ना? क्यों? क्योंकि आप इस फिगर को एज अ होल देख लो, एक साथ देख लो। किसी ने ये तो नहीं कहा मैम ये 5 क्रॉस है और 4 ट्रायंगल है, नहीं ना, क्योंकि आपने इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक ही नहीं किया, आप इसको एज अ टुगेदर देख रहे हो। कोई कह रहा है ये गेम है ऑफ स्टार्स एंड ऑफ योर ट्रायंगल्स, इट्स लाइक अ गेम, इट्स अ पैटर्न, क्योंकि आप चीजों को एक साथ देख, राइट सनी, राइट दीप्ति, साक्षी, टीका। तो जब भी आप चीजों को एज अ होल एक साथ देखते हो उसको बोला जाता है गेस्टोर्स। Clear? When you see the things as a whole all together, given by Max Wertheimer, Kurt Hoffer and more. Clear? जहां पर आप चीजों को as a whole एक साथ देखते हो, not separate. ठीक है? Clear? Clear to each one of you? अब जैसे बिहेवियरिस्टिक स्कूल सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर में बिलीव करता है, जो दिखता है, ऑब्जर्वेबल है, ऐसे एक स्कूल और है साइको एनालिसिस जो सिर्फ हिडन बिहेवियर में बिलीव करता है, ओवर्ट, छुपा हुआ, जो चीज किसी को दिख नहीं रही, जो छुपा है, आपके अंदर चल रहा है यहाँ पर। आपकी वो लिबिडो जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो अग्रेसिव एनर्जी है, जो आपको अंदर से कैसा इंसान बना रही है। अब जैसे रेपिस्ट के मुंह पे नहीं लिखा होता है रेपिस्ट, नो, उसके अंदर चल रही होती है सब चीजें। तो जो आपके हिडन पार्ट को स्टडी करता है उसको आप क्या बोलते हैं? वो साइको एनालिसिस स्कूल गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? मनोविज्ञान। और फिर आता है आपका ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो आपके सेल्फ पर फोकस करता है, जो ये कहता है क्या पास्ट, क्या प्रेजेंट, क्या इनर, क्या आउटसाइड, कुछ भी नहीं, मुझे ये देखना है मैं कौन हूं, मेरा रियल मीनिंग ऑफ लाइफ गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी क्या है, मेरा मकसद क्या है। सो इट विल फोकस ऑन दिस पार्ट। क्लियर? एंड लास्ट इज सोशल फैक्टर्स, यानी ये वो स्कूल है जो आपके सामाजिक वातावरण को पढ़ने की कोशिश करेगा कि समाज का क्या रोल है आपके अपब्रिंगिंग में, आपकी पर्सनालिटी में, इसको बोलते हैं सोशल फैक्टर्स। क्लियर? कोई डाउट? So this was one basic part of psychology जहां से आपको 100% क्वेश्चन आता है, और मैंने अभी इसको सिर्फ आपको बेसिक तौर पे बताया, वो एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, बट मैंने आपको सारे कीवर्ड्स के साथ ऑल स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को समराइज कर दिया है ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए आपका आंसर कभी गलत नहीं हो। आप चाहे एडवांस लेवल के पेपर में बैठिए या इसमें बैठिए, किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं। Is this fine everyone? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेबस पर आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है रुपेश? गेस्टोर्स स्कूल क्या होता है? गेस्टोर्स स्कूल कहता है चीजों को एक साथ। ये क्या है रुपेश? व्हाट इज दिस? बताओ ये क्या है? बताओ जल्दी बताओ रुपेश, फटाफट बताया करो। सर्कल, वेरी गुड रुपेश। बट रुपेश आपने मुझे एक क्यों नहीं कहा मैम ये टूटा हुआ डॉटेड लाइन, जैसे कविता ने कहा मैम ये तो डॉटेड लाइन है। रुपेश इसके बीच में ये जो गैप था ये आपने खुद ही फिल कर लिया ना, और आपने बोल दिया मैम ये एक सर्कल है ना रुपेश, जिसको बोलते हैं आपने चीजों को एक साथ देखा एज अ होल। और वही कविता ने कहा ये डॉटेड लाइन है। क्यों? क्योंकि कविता ने इनको अलग अलग करके देखा, उसने इस गैप को हटाया कि भाई ये गैप नहीं है, ये गैप है, ये गैप है। तो कविता ने कहा ये तो टूटा हुआ
डॉटेड लाइंस। क्लियर रुपेश? तो कविता ने डॉटेड लाइंस क्यों बोला? क्योंकि कविता ने उसको टुकड़ों में देखा, अलग अलग करके। और आपने सर्कल क्यों बोला? क्योंकि आपने ये जो गैप था उसको खुद ही आपकी आंखों ने फिल कर दिया और उसको एक साथ देखते बोला एक साथ। अब क्लियर रुपेश? क्लियर? आरआरबी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और बाकी जो मेरे पास अवेलेबल है उनको मैं यूनिट वाइज करा रहा हूं। ठीक है कविता, आप मेरे को कह रहे हो एक और एग्जांपल देने को? यस कविता, आर यू आस्किंग मी टू गिव अनदर एग्जांपल? कविता अभी तो आपको मैंने एग्जांपल दिया, ये क्या लिखा है कविता? बताओ। क्या है ये बताओ, एवरीबॉडी टेल मी। अगर आप ये वर्ड लिखा हुआ देखोगे आप क्या बोलोगे? ये क्या लिखा है? कविता आपने इसको बोला इंडा, ठीक है। अब एकदम इस इंसान कोई भी आप देखोगे, माय कंट्री इज, ये अब आप बताओ ये क्या लिखा है? माय कंट्री इज इंडिया, है ना? आपने इसको इंडा क्यों बोला? क्योंकि आपने इसको अलग अलग करके पढ़ा। लेकिन एकदम अगर ये लाइन लिखी हुई आपको दिख गई कि माय कंट्री इज इंडिया, आप अपने आप इसको इंडिया कंप्लीट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आप इस पूरी लाइन को एक साथ देख लो कि माय कंट्री इज इंडिया। आप नोटिस नहीं करोगे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। वो आपने कब नोटिस किया? जब आपने इस वर्ड को अलग से देखा। ठीक है, तो जब भी आप चीजों को एक साथ एज अ होल देखते हो उसको बोला जाता है गेस्टॉल्ट। चीजों को तोड़ कर ना देखना, एक साथ देखना। अब आप क्या बोलोगे कि मेरा एक शरीर है ना? यही बोलोगे ना, इट इज अ ह्यूमन बॉडी। आप ये तो नहीं कहोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आंख नाक के कान मिलाकर एक ढांचा तैयार है। क्या आप ऐसे बोलोगे? आप क्या बोलोगे? इट इज अ ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि आपने सबको एक साथ देखा है कि इसमें एक्सक्रीटरी ये सब जोड़ के ह्यूमन बॉडी बनी है। आप ये तो नहीं कहते ना ये ना इसकी दो आंखों के नीचे एक नाक लगी है, नाक के नीचे एक मुंह लगा है, मुंह के नीचे गर्दन के द्वारा जाते हुए इंसान के फेफड़े आते हैं, फेफड़े से उसका पेट आता है, फिर वहां पे उसकी पाचन क्रिया होती है और पाचन क्रिया से उसके नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब कभी ये तो नहीं बोलते, अब ये बोलते ना इसे ह्यूमन बॉडी, यानी एज अ होल। ठीक है, अभी जैसे आप हर चीज का आंसर इन पार्ट्स दे दो, यानी आप चीजों को एक साथ नहीं देते। ठीक है, अब मान लीजिए आपको मैंने ये बना दिया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताइए ये क्या है? कविता, व्हाट इज दिस? टेल मी। क्या बोलोगे आप? ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप लोगों ने बीएड करा है? ये डॉटेड सर्कल तो पहली बार बिल्कुल भी नहीं है, ये सर्कल ही नहीं है। ये किस एंगल से एक सर्कल लग रहा है बताइए? ये ट्रायंगल लग रहा है। सर्कल तो बेचारा कहीं से लग भी नहीं रहा। तो ये इसकी गैप होने के बावजूद आपको ये समझ आ रहा है कि ये ट्रायंगल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक साथ पिक्चर को देख रहे हैं। अगर आप पिक्चर को एक साथ नहीं देखोगे तो आपको लगेगा ये डॉटेड लाइन है। क्लियर? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? आपने चिंपैंजी वाली थ्योरी नहीं करी थी, आपने बीएड, डीएलएड जो भी आप करते हैं। Gestalt school says that you need to see the things as a whole. आप ये तभी जज कर पाओगे कि एक ट्रायंगल है अगर आप इन गैप्स को फिल करते हो। अगर आप इन गैप्स को फिल नहीं करते हो तो दैट मीन्स आप चीजों को तोड़ कर देते हो। अगर आप इन गैप्स को अपनी आंखों से खुद ही फिल कर देते हो, दैट मीन्स इट्स अ पार्ट ऑफ गेस्टॉल्ट। क्लियर कविता? गेस्टॉल्ट स्कूल कहते हैं चीजों को एक साथ देखना। कविता आपने बीएड करा है या डीएलएड पढ़ा है, उसमें चिंपैंजी वाली थ्योरी पढ़ी होगी।
वो आपने पढ़ी है, सुल्तान चिंपैंजी वाली, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? अगर मान लीजिए सड़क पर एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं क्या बोलते हो कि किसको चोट तो नहीं लगी, गाड़ी कैसे टकराई, आप सारी चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करते हो ना, उसको होल बोला जाता है। यहीं अगर आप अलग अलग उस हादसे के अलग अलग पहलू पे नजर डालोगे, उसको पार्ट्स बोला जाता है। तो जब आपने चिंपैंजी वाली थ्योरी पढ़ी थी तो आपको फिर गेस्ट्रॉड स्कूल समझ नहीं आया? चिंपैंजी वाली थ्योरी तो गेस्ट्रॉड स्कूल की थी, सुल्तान वाली, जिसमें उसको 3 स्टिक्स दी जाती हैं और उसको केज के बाहर आना होता है मंकी को, सुल्तान मंकी को। आपको वो कैसे समझ आ गई अगर आपने गेस्ट्रॉड स्कूल आपको नहीं आता? बताओ, या तो आपको आते वो थ्योरी नहीं पता कि गेस्ट्रॉड स्कूल में, या फिर आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ा। क्लियर? तो गेस्ट्रॉड स्कूल कहता है चीजों को एक साथ एज अ होल देखना, पार्ट्स में नहीं देखना। वो कहता है अगर आप चीजों को एक साथ देखोगे तो बेटर समझ पाओगे, तोड़ तोड़ के समझोगे तो सेकंड पार्ट होता है। पहले आप चीजों को एक साथ लेकर चलो और फिर उसको पार्ट्स में समझो। अब जैसे मैंने आपको ह्यूमन बॉडी बताया, आप बच्चे को पहले बोलते हो ये ह्यूमन बॉडी है, धीरे 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 उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे पढ़ाता। पहले दिन आप बच्चे को नहीं पढ़ा देते हो, तो दैट मीन्स होल से पार्ट की तरफ जाना, ये कहता है गेस्ट्रॉड। क्लियर? चलिए अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आते हैं। देखिए अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो प्लीज थोड़ा ज्यादा पढ़िए, क्योंकि ये पेपर में पूरे इंडिया से बच्चे बैठेंगे जो शायद अपनी अपनी फील्ड के टॉपर भी होंगे। तो इसलिए अगर आपके बेसिक्स कमजोर नहीं है तो इस पेपर के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर इतनी जल्दी तो दोबारा निकलेगा नहीं और इसमें जबरदस्त हाई लेवल का कंपटीशन चल रहा है, जबरदस्त है। इसलिए प्लीज मेक श्योर जिसके बेसिक्स बीएड के, बीएलएड के, डीएलएड के क्लियर है वो बहुत सेफ जोन में, बट जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अपनी सच्चाई हर इंसान खुद जानता होगा। आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है कि आप लोगों के कितने नंबर आए और आप पहले कितना पढ़ते थे। तो प्लीज अगर आपको पहले का बिल्कुल नहीं आता तो मैं कहूंगी एक बार अपना सब रिवाइज कर लो, वरना ये पेपर क्लियर नहीं है। ये पेपर बहुत ही आसान है क्लियर करने के लिए अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आप ये पेपर ऐसे निकालना, कुछ भी नहीं है, इससे हायर लेवल के पेपर दे दिया बच्चे। इसमें टफ कंपटीशन भी इसलिए रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अटेम्प्ट करेंगे वो भी ज्यादा है और ये पेपर आसान आने वाला है, कोई ऐसा बहुत हाई हुआ नहीं आएगा। बट द फैक्ट इज वो आसान उस इंसान के लिए होता है जिसको सब आता होता है, जिसको कुछ आता ही नहीं उसके लिए वो पेपर आसान नहीं। ये पेपर आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर लोगे अगर आपकी एक एक चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बहुत ही बेसिक लेवल का आपका सिलेबस, ठीक है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क होता है? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है आपकी हाइट और वेट में चेंजेस, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस को ग्रोथ बोला जाता है, जो कि आपकी रुक जाती है प्यूबर्टी, किशोरावस्था, एडोलेसेंस। अब आपने छोटा बच्चा देखा होगा, उनके एक साल में 5-6 किलो वेट बढ़ जाता है, उनकी हाइट धीरे 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 बढ़ती रहती है और जैसे ही प्यूबर्टी आती है सब कुछ स्टॉप हो जाता है। इस फिजिकल पार्ट ऑफ चेंजेस को अब ग्रोथ कहते हैं। तो रुपेश अगर आपको क्लास में हर चीज समझ आ रही है ना और हर चीज अच्छे से आ रही है, आप पेपर क्लियर करें। Why did not help you to clear this? Am I audible, everyone?
मेरी क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। अगर आपको क्लास में पढ़ाया हुआ हर चीज समझ आ रही है, दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। उसके बाद चाहे आप एक क्वेश्चन करो या 5 क्वेश्चन करो, आपका पेपर पास होना ही होगा। दिक्कत तब आती है जब हम सिर्फ क्वेश्चंस करने पर ध्यान लगाते हैं और टॉपिक्स को कवर नहीं करते। हर वो बच्चा फेल होगा ही होगा जो सिर्फ क्वेश्चंस करता है, और जो इंसान थ्योरी पर ज्यादा फोकस करेगा और उसके बाद क्वेश्चंस करेगा, सक्सेस हमेशा उसी से इन पेपर में। या तो फिर अगर आपके लॉन्ग आंसर पेपर है फिर आप जो मर्जी करो। तो ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसको आप मेजर कर सकते, जैसे आपकी हाइट, जैसे आपकी वेट, जैसे आपका साइज, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो? ग्रोथ, क्वांटिटेटिव चेंजेस जो कि मेजरेबल है, ठीक है। जैसे आपके फिजिकल चेंजेस हो और ये स्टॉप हो जाता है प्यूबर्टी। वही डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल अदर चेंजेस, जो बर्थ से लेकर डेथ तक। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आपकी समझदारी, मेच्योरिटी पहले से कितनी है, आईक्यू कितना है, आप पहले से डिसीजन मेकिंग आपकी बेटर हो गई है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो गई है, आप पहले से बेटर लोगों को समझना शुरू हो चुके हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने लिए ज्यादा हार्डवर्क कर पाते हो, आप अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने लग गए हो। ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज एक्सेट्रा सब है। इस लिहाज से आपको समझ आया कि ग्रोथ भी डेवलपमेंट का ही एक भाग है। डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों आ जाते हैं, और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। Is this clear to everybody? तो ग्रोथ स्टार्ट होता है जब हम मदर की वूम्ब में आते हैं, ठीक है, गर्भ में आ जाते हैं अपने माँ के, ठीक है। और वही डेवलपमेंट गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है। तो ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज, हाइट एंड वेट, जो कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं, आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी का मास बढ़ता है, तो आपको बोला जाता है ग्रोथ, ठीक है। डेवलपमेंट में फिजियोलॉजिकल आ जाते हैं, यानी कि शारीरिक के साथ साथ आपकी प्रतिपक्ता भी आती है, अदर डोमेन्स भी आते हैं, अफेक्टिव, साइकोमोटर, स्पिरिचुअल, मेंटल, सोशल, सब। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो जहां आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो, वही डेवलपमेंट को मेजर कर पाना इतना ईजी है। तो डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट रहता है। उसके लिए आपको बंदे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसे जानना पड़ता है। बिकॉज आप कहें कि सामने वाले को देख के पता लग जाता है, नहीं। यू हैव टू गिव देम टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद देम, यू हैव टू ऑब्जर्व देम, you have to listen to them, you have to speak. ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर? चलिए अब आ जाइए कि मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के बीच में क्या फर्क है।
आप कहते हैं ना यार तू तो पहले से बड़ा मेच्योर हो गया। मेच्योरिटी और डेवलपमेंट के बीच में क्या है? मेच्योरिटी का मतलब होता है आप पहले से ज्यादा सक्षम हो चुके, आपकी क्षमता बढ़ चुकी है, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी एबिलिटी, आपकी योग्यता बढ़ चुकी है। क्लियर? जो कि आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड है। ठीक है, वही डेवलपमेंट क्या है? आपके ओवरऑल चेंजेस जो फिजिकल प्लस क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं, और जहां पर आपके एनवायरनमेंट का भी हो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर? तो ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव इन नेचर, गुना। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट की दिशा में जाता है और नहीं भी जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं हर बच्चा जिसका वेट और हाइट बढ़ रहा है वो आगे चल के समझदार भी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आईक्यू रिटार्डेड है, मेंटली रिटार्डेड है। अब ऐसा व्यक्ति हाइट में भी बड़ा होगा, वेट में भी बड़ा होगा, लेकिन उसका दिमाग नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसके पास बेसिक लेवल ऑफ आईक्यू नहीं है। कोई इंसान कोमा में है, कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली डिसेबल्ड है, वो शरीर और हाइट में तो बढ़ जाएगा लेकिन मेंटली ग्रो नहीं करेगा, यानी उसकी ग्रोथ हुई, स्टॉप हो गई, लेकिन डेवलपमेंट अभी नहीं। ठीक है, और ग्रोथ डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो डेवलपमेंट इंक्लूड करता है ग्रोथ को, और डेवलपमेंट में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, साइको, इमोशनल सब कुछ है। ग्रोथ हमेशा सेलुलर होता है जहां पर आपकी बॉडी के सेल्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। डेवलपमेंट इज ऑल रिलेटेड। ठीक है, इसमें फिजिकल चेंजेस आते हैं, इसमें ऑल चेंजेस आता है। ये मैच्योरेशन प्यूबर्टी पे रुक जाता है, ये डेथ पर रुकता है। ठीक है, ये इसको आप मेजर कर सकते हो। इट इज सब्जेक्टिव, यानी इसके लिए आपको इंसान के साथ समय व्यतीत करना पड़ता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे मेरा जिंदगी जीने का तरीका साक्षी से मैच नहीं करेगा। मुझे हिंदी मूवी पसंद है, साक्षी को इंग्लिश मूवी पसंद होगी। मुझे अकेले टाइम स्पेंड पसंद है, रुपेश को सबके साथ स्पेंड करना अच्छा लगता है। मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में ज्यादा है, सामने वाले का इंटरेस्ट साइंस में ज्यादा है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी डेवलपमेंट भी वेरी करेगी। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, इसलिए इसको आप गुणात्मक कहते हैं, मात्रात्मक नहीं कहते। क्लियर? कोई डाउट किसी को? मेच्योरिटी का मतलब होता है जो आपकी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। आप पहले से कितने ज्यादा समझदार हो रहे हो, पहले से ज्यादा कितना चीजों को समझ पा रहे हैं, उसको मेच्योरिटी कहते हैं। मेच्योरिटी जो कि आपकी क्षमताओं में, आपकी योग्यताओं में, आपकी पोटेंशियल में जब इंक्रीज हो रहा होता है, जब आप पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा बुद्धि वाले बन रहे हैं, जिसके अंदर आपके जीन्स, आपकी हेरिडिटी का रोल होता है। क्लियर की का? ठीक है, अब आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आपके पेपर का क्वेश्चन है। हेरिडिटी का मतलब होता है आपके पेरेंट्स की तरफ से जो आपको देन मिलती है। ठीक है, और एनवायरनमेंट मीन्स आपका फैमिली का, होम का, स्कूल का क्या माहौल है। तो ये दोनों ही चीजें आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, हेरिडिटी के अंदर होता है कि जिस समय आपकी मम्मी ने आपको कंसीव किया, उस समय आपके जो जीन्स फादर और मदर्स के आपको मिले वो आपकी हेरिडिटी के अंदर, जैसे आपकी शक्ल आपके पापा से मिलती है, दादा से मिलती है, दादी से मिलती है, आपके बाल, आपके यहाँ तक की बीमारी, हमारे को जो बीमारी लगती है कहीं ना कहीं वो भी हमारी पूर्वजों की वजह से दी गई।
कुछ जो डिजीजेस होती है वो हमें जेनेटिकली मिलती है, ठीक है। और एनवायरनमेंट का मतलब होता है आपका जिस माहौल में आपका जन्म हुआ है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, जिस देश में आप रहते हैं, आपका कल्चर क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपके इर्द गिर्द का माहौल क्या है, परिवार का माहौल क्या है, वो सब आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। जिसमें 3 तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये पेपर में आ चुका है। पहला है ऑटोक्रेट, जहां पर आपको वही करना होता है जो आपके पेरेंट्स कहते हैं, तानाशाही। अगर आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और अगर आप नहीं उठे तो आप पिटोगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक मीन्स जहां आपके पेरेंट्स ने कहा कि 4 बजे उठना है, बट आपने उनसे सवाल जवाब किए, क्यों उठना है, किस लिए उठना है, आप मेरे को, मैं 4:30 उठना चाहता हूँ, मैं 4 नहीं उठ पाऊंगा, तो आपको आपका पक्ष रखने की, पॉइंट ऑफ व्यू देने की पूरी फ्रीडम है, ठीक है। और परमिसिव का मतलब है कि आपके पेरेंट्स ने कहा 4 बजे उठना है, अब आप 4 बजे उठो या ना उठो ये आपकी चॉइस, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप 4 बजे उठो ना उठो वो आपकी चॉइस है, उन्होंने आपको पूरी परमिशन दे रखी है कि आप जो करना चाहते हो वो कर सकते। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। तो मैचुरेशन होता है आपकी पोटेंशियल्स और क्षमताओं का आगे बढ़ना, जो आपका जेनेटिकली इन्फ्लुएंस होता है, और लर्निंग होता है जो आपके एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें सिर्फ आपकी योग्यता, पोटेंशियल, आपके लिए क्वालिटीज, आपका सामाजिक व्यवहार भी आता है, ठीक है। चलिए, तो जब हमारा अपनी मम्मी के पेट में हमें मदर कंसीव करती है तो ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, पहली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है प्री नैटल। प्री नैटल मतलब जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में होते हैं, वूम्ब में होते हैं। उसके बाद होता है आपका जन्म, जन्म से लेकर 1 साल तक आप इन्फेंसी पीरियड में रहते हैं, ठीक है। कुछ किताबें इन्फेंसी को 0 to 1 कहती हैं, कुछ किताबें इन्फेंसी को 0 to 2 भी कहती हैं, ठीक है। फिर 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, प्री स्कूल में जो प्ले वे होता है, जिसको आप अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में भी काउंट कर सकते हैं। देन मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड उसका स्कूल में बीतता है, स्कूल ईयर। देन एडोलेसेंस पीरियड होता है आपका 12 साल के ऑनवर्ड्स, आपका एडोलेसेंस पीरियड रहता है। कुछ लोग 12 से 18 बोलते हैं, कुछ लोग 12 से 20 बोलते हैं, तो इसमें इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगली क्लास में आप यहाँ पर एक लंबा चौड़ा लिख दे कि हाँ 18 लिखा है या 19 लिखा है। पॉइंट इज दोनों, तीनों, चारों तरीके की किताबें, किसी का एडोलेसेंस ऐसा तो नहीं कि ठीक 12 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स आ जाएंगे और लड़कों को नीचे आ जाती है, ठीक है। किसी की 12 में आ जाती है, किसी की 13 में आ जाती है, किसी की 11 में भी आ जाती है, तो एक रेंज ही चलती है। अब आप फिक्स नहीं हो सकते हो कि 12 साल का तो हो गया, अब आज के ही दिन तेरी मूछी निकलनी चाहिए, ठीक है। इसलिए अलग अलग किताबों में एक रेंज दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपकी लाइफ का एडल्टहुड पीरियड रहता है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, प्री नैटल, देन इट्स योर इन्फेंसी, टॉडलर, टॉडलर को आप प्री स्कूल भी कह सकते हो, देन इट इज योर मिडिल चाइल्डहुड जो स्कूल पीरियड होता है आपका, एंड देन एडोलेसेंस, ठीक है। और सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो 5 से 6 साल तक, 5 से 6 साल तक बच्चे का 85 to 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। ये पेपर में हो जाएगा भैया, कोई शक ही नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब अगर हम बच्चे की डेवलपमेंट की बात करें तो फाइन मोटर मतलब उसके हाथ पैरों के मूवमेंट्स, 2 साल तक बच्चा चलना सीखता है, 3 साल तक वो दौड़ना सीखता है, 4-5 साल तक वो अच्छा खासा डांस भी करेगा, ठीक है। 2 साल का बच्चा भी कलर्स तक ही पहुंचता है, 3 साल का बच्चा शेप्स वगैरह अच्छे से कर लेता है, 4-5 साल का बच्चा कलर, शेप, साइज के बेसिस पर भी डिफरेंसेस, 2 साल के बच्चे को मुश्किल से 200-300 वर्ड्स आता है, 3 साल के बच्चे को ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स आ जाता है, और 4 से 5 साल का बच्चा आराम से सेंटेंस बोल लेता है, छोटे छोटे सेंटेंस, नहीं बड़े बड़े, छोटे छोटे।
आई, दिस इज गर्ल, दिस इज बॉय, सन इज येलो, इतना पढ़ लेते। येलो भी कलर ड्रॉ करना पड़ेगा, 3 लेटर 4 लेटर वर्ड पढ़। ठीक है, वहीं 2 साल के बच्चे को आप टॉयलेट ट्रेनिंग देते हो, 3 साल का बच्चा ब्लॉक से खेल पाता है, और वहीं 4 से 5 साल का बच्चा आराम से छोटी छोटी फिगर्स ड्रॉ कर। किया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? थम्स अप कर दो। अब आ जाइए प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पर। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। अगर आज आप 20 साल के, आप अपने आप को 18 साल की कीका से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत फर्क दिखेगा, और जब आप 25 साल की कीका हो जाएंगे आप में और ज्यादा चेंजेस होंगे। अगर छोटा बच्चा पहले हर बात पे रोता था, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो हर बात पे नहीं रोता, वो तब रोता है जब बहुत जरूरी है। और जब हम इतने बड़े हो जाते हैं हम तो कभी नहीं रोते, हम तभी रोते हैं जब बहुत ही गलत होता है। तो डेवलपमेंट मीन्स चेंज, कॉन्टिन्यूस है, बर्थ से लेकर डेथ तक चल रहा है। बर्थ क्या, जिस समय हमारी मम्मी अपने भूम में, अपने गर्भ में हमें, हमारा वो पहला अंश आता है, तब से एक तरह से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं, पहले से ज्यादा समझदार होते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हाइट वेट में चेंजेस होते हैं, आईक्यू बढ़ता है, फिर ओल्ड एज में जाते समय फिर हमारा हाइट वेट में भी चेंजेस होता है। तो एक कॉन्टिन्यूस एंड हमेशा एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। आप देखेंगे जब भी हमारा जन्म होता है सबसे पहले हमारा हेड स्ट्रॉन्ग होता है, फिर नेक होती है, फिर हमारे शोल्डर स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर हिप स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर हम बैठना सीखते हैं, फिर हम क्रॉल करना सीखते हैं, और फिर हम चलना सीखते हैं। हर बच्चा यही सीक्वेंस फॉलो करता है। क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो पहले चला और फिर बाद में बैठा हो? ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। हर बच्चे का जन्म होता है, पहले वो सिर्फ गोदी में होता है, फिर धीरे धीरे बैठना शुरू करता है, फिर उसकी कमर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, फिर वो धीरे 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 क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलना सीखता है। यही सीक्वेंस हर बच्चा फॉलो करता है, चाहे वो एलियन का बच्चा हो या हमारा बच्चा। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि पहले वो नाचना सीखेगा और उसके बाद वो क्रॉल करना सीखेगा, नहीं ना, किसी ने भी नहीं सीखा। फिर तीसरा आता है डायरेक्शन। दो तरह की डायरेक्शन होती है, सेफेलोपॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये यूजीसी के पेपर में सब जरूर आता है। सेफेलोपॉडल का मतलब होता है टॉप डाउन और प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है नियर टू।
जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, सेफेलोपॉडी का मतलब होता है सबसे पहले बच्चे का हेड स्ट्रॉन्ग होता है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे का जन्म होता है डॉक्टर कहते हैं उसके सिर के नीचे हमेशा हाथ लगा दें, गर्दन ऐसे लटकनी नहीं चाहिए। एंड देन बाय 3 मंथ्स आप देखेंगे बच्चे की नेक स्ट्रॉन्ग होती है। एंड देन यू विल नोटिस कि बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो करवट लेना स्टार्ट। The child will be able to turn towards left or right later. And then by 6 months उसके टॉर्सो के लोअर पोजीशन एब्डोमिनल में स्ट्रेंथ आती है जिसकी वजह से वो बैठना सीखता है। एंड देन ग्रेजुअली उसके हिप एरिया में जान पड़ती है जिसकी वजह से ही इज एबल टू क्रॉल ऑन हिज हिप्स। एंड देन बच्चा स्टैंड होना सीखता है एंड देन वो मूव करना सीखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हेड टू टो, जिसको आप बोलते हो सेफेलोपॉडी। क्लियर हुई ये बात सभी को? थम्स अप है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमो डिस्टल इसका मतलब होता है नियर टुवर्ड्स द फार, टॉर्सो बीच के एरिया से फार। अब ये बच्चे का हेड है, ये नेक है, ये उसकी शोल्डर्स है, ठीक है, ये आपका मिडिल पोर्शन है ये वाला, ठीक है, टॉर्सो एरिया, ये आपके हिप्स, ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी, ये आपके हैंड्स, ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा जब भी छोटा बच्चा पैदा होता है, चेक कर लेना आप लोगों के छोटे बच्चे के ऊपर, तो ये जो बच्चा है सबसे पहले गोदी में रहता है और बस कभी कभी स्माइल करता है, ठीक है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे वो अपने शोल्डर्स मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। एंड देन आप नोटिस करेंगे उसका हैंड मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, और तब भी उसकी मुट्ठी ऐसे ही बंद रहती है, ऐसे ही हाथ चलता है उसका, ऐसे चिपका। एंड धीरे धीरे आप नोटिस करोगे वो इस ऐसे की जगह ऐसे हाथ करता है, वरना वो पहले अपने हाथ को ऐसे आपकी चिपका के रखता है ऐसे। धीरे धीरे ही विल स्टार्ट ओपनिंग द हैंड्स एंड द फिंगर्स, आप देखेंगे उसकी फिंगर मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड, सबसे पहले जो स्पाइनल कॉर्ड के पास वाला एरिया होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग होता है, देन आपकी शोल्डर स्ट्रॉन्ग होते हैं, देन इट इज योर एल्बो, ठीक है, फिर आपका ये जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है, एंड देन योर रिस्ट will become strong and then your finger। तो ये वाली जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्लियर? थम्स अप एवरीबॉडी, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमो डिस्टल, ठीक है। एंड इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, लाइक आई टोल्ड यू, आप छोटे बच्चे को देखोगे वो खेलता भी ऐसे ऐसे करता है, आप उसे ये पेन दिखाओगे ना, ये वाला पेन है, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा पेन के लिए कौन सा हाथ उठाना है। बट धीरे धीरे लाइक 1 ईयर का होगा, अगर आप उसको ये पेन दिखाओगे एंड इफ दिस पेन इज क्लोज टू राइट हैंड, तो अपना राइट हैंड से इसको पकड़ने की कोशिश। सो दिस इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। रैंडम मूवमेंट से उसकी स्पेसिफिक मूवमेंट है। पहले वो ला 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 ला, धीरे धीरे आप देखेंगे वो ला 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 ला, बाबा, दादा, नाना, पापा, इसमें चेंज होता है। देखिए तभी तो उन्होंने वही शब्द रखे हैं, मामा, हर एक वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, पापा, क्योंकि वो एक ही साउंड को ही रिपीट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दादा, दादी कोई बच्चा नहीं सीखता, दादा, पापा, मामा, मम्मा, मम्मा,
ठीक है, बैया 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 ऐसे करता रहता है, ठीक है। क्यों? जनरल टू स्पेसिफिक, रैंडम मूवमेंट से उसकी स्पेसिफिक मूवमेंट होनी चाहिए। पहले ऐसे ही करता रहेगा एंड देन यू नो कि अब ये वाला हाथ उठाना और इससे चीज को पकड़ना। क्लियर? फिर आता है आपका कोरिलेटेड। अब आप देखेंगे बच्चे की सारी डेवलपमेंट एक साथ चलती है, मेंटल, फिजिकल, आईज की पावर बढ़ना, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ना, एक साथ कई चीजें बच्चा सीखता है। तो इसको कहते हैं कोरिलेटेड या इंडिकेटेड, ठीक है। प्रिडिक्टेबल, डॉक्टर्स बच्चे का एक्सरे देखकर बता देते हैं कि इसकी वेट और हाइट कितना बढ़े, अप्रोक्सीमेट वैल्यू डॉक्टर बताता है। ऐसे बड़े बुजुर्ग देख के बोलते हैं इसकी तो गर्दन लंबी लग रही है, इसकी कद लंबा निकलेगा, इसकी फिंगर्स छोटी है, इसकी हाइट ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। तो प्रिडिक्शंस देने की कोशिश करते हैं और कुछ अच्छा को प्रिडिक्शंस सही भी रहते हैं, ठीक है। अब हर व्यक्ति का स्पीड ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति 6 महीने में चलना सीख जाता है, 9 मंथ्स में कोई बच्चा 13 मंथ्स में चलना सीखता है। सो देयर इज अ रेंज, ठीक है। तो कोई बच्चा 9 मंथ्स में चलेगा, कोई बच्चा 13 मंथ्स में चलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीखता है, कोई 2.5 साल में बोलना सीखता है, डज नॉट मैटर, क्योंकि हर इंसान का अपना स्पीड ऑफ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये एक रेंज में चल रहा है, लेकिन अगर आप उस रेंज को एक्सीड कर गए यानी तब खतरे के लिए। 2 से 3 साल के अंदर बच्चे को बोलना चाहिए। मान लीजिए वो 3.5 साल का होगा अभी भी नहीं बोल रहा, तब तो खतरा, लेकिन 2 से 3 साल के बीच में उसको बोलना सीखना चाहिए, ठीक है। स्टेज बाय स्टेज अभी आपको समझाया, प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, सेफेलोकॉर्डल, मतलब हर एक पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे इन्फेंसी के बाद टॉडलर, स्कूल एज, देन चाइल्डहुड, देन योर एडल्टहुड एंड देन सारे सीक्वेंस। क्लियर? Clear to everybody? And it is continuous. Continuous मतलब from conception till death, मतलब मदर के वूम में आने से लेके मृत्यु तक। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे का चलेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को? विद दिस वी कम। अच्छा हाँ, एक चीज आपको बतानी थी, इस फ्राइडे आपकी क्लास नहीं होगी बिकॉज इट्स होली। तो बच्चों की मैसेजेस आए हैं दैट डोंट वांट एनी क्लास ऑन होली डे, होली मतलब, बिकॉज अगर मैं क्लास कंडक्ट कर दूंगी तो आप में से बहुतों भी मिस हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी इट्स योर कॉल, अगर आप चाहते हो कि आपकी होली वाले दिन क्लास होनी चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, बट फिलहाल टीम ने होली वाले दिन आप लोगों का ऑफ रखा है ताकि आप लोग भी फेस्टिवल एंजॉय करें। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट मंडे मिलूंगी, तो आपका पूरा वीक है पेंडिंग यूनिट्स खत्म करने के लिए। तो रुपेश इस टाइम का बेस्ट प्रयोग कीजिएगा। यूनिट नंबर 3 तो आज स्टार्ट हुआ है, कोशिश करिए एटलीस्ट सोशियोलॉजी के पार्ट को तो आप कवर कर लें।